तो अगाथा सीरीज की स्टोरी वांडाविजन सीरीज के आगे से स्टार्ट होती है और अब क्योंकि वांडाविजन सीरीज को आए हुए 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, इसीलिए मैं आप सबके लिए उस सीरीज की एंडिंग का रिकैप कर देता हूँ ताकि आप सबको अगाथा सीरीज समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो वांडाविजन सीरीज की एंडिंग में हमने देखा था कि जब वांडा अपने हेक्स को डिस्ट्रॉय करती है तब उसके हेक्स के मैजिक के मिटने के साथ ही उसके जादुई बच्चे और हेक्स के अंदर का जादुई विजन दोनों गायब हो जाते हैं। और रही बात अगाथा की, तो वांडा उसकी सारी पावर्स को छीन लेती है एंड उसे पावरलेस करके उसकी डार्कहुड बुक को भी अपने पास रख लेती है और ये सब करने के बाद ही वो उसे अपने मैजिक के अंदर फंसा देती है, जिसके बाद अगाथा अपनी फेक लाइफ को जीने लगती है, एक ऐसी झूठी लाइफ जो उसे वांडा ने क्रिएट करके दी होती है। और फिर ये सब करके वांडा वहाँ से चली जाती है। सो अब अगाथा ऑल अलोंग सीरीज की स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। तो अगाथा सीरीज के पहले एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें इसका नाम पता लगता है एंड पहले एपिसोड का नाम होता है सीकेस डाउन द रोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अगाथा हार्कनेस से, जो कि एक कार को ड्राइव करते हुए सीधे एक जंगल के अंदर आती है एंड यहाँ पर आकर हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक मर्डर हुआ है एंड इसी मर्डर को देखने के लिए अगाथा को यहाँ बुलाया गया है। यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगता है कि अगाथा असल में एक पुलिस ऑफिसर है। अगाथा हार्कनेस जैसी मर्डर स्पॉट पर पहुंचती है वैसे एक दूसरा ऑफिसर उसे वेलकम करता है और वो अगाथा को एग्नेस के नाम से बुलाता है। और वैसे अगर आप सभी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आखिरकार अगाथा हार्कनेस पुलिस ऑफिसर कैसे बन गई एंड ये दूसरा पुलिस ऑफिसर अगाथा को एग्नेस नाम से क्यों बुला रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर अगाथा हार्कनेस वांडा के मैजिक में फंसी हुई है एंड ये बेसिकली अगाथा हार्कनेस की फेक रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी जिसके अंदर अगाथा हार्कनेस एक पुलिस ऑफिसर है एंड वो मिस्ट्री केसेस को सॉल्व करने में काफी एक्सपर्ट है। और यहाँ पर भी अगाथा को एक मिस्ट्री मर्डर को सॉल्व करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर अगाथा हार्कनेस यानी कि एग्नेस ये देखती है कि इस जगह पर एक यंग लेडी का मर्डर हुआ है लेकिन उसकी बॉडी पर कहीं भी निशान नहीं है एंड इसीलिए पुलिस ये पता करती है कि उस वुमेन की जान अंदरूनी चोटों की वजह से गई है और हो ना हो उसे मारने के लिए किसी भारी चीज से कुचला गया है। लेकिन हाँ, इन सब के साथ ही एग्नेस ये भी नोटिस करती है कि जिस यंग लेडी का मर्डर हुआ है उसके हाथ और पैर पूरी तरह से काले हो चुके हैं। अब यहाँ पर एग्नेस थोड़ी देर इन्वेस्टिगेट करती है एंड इसीलिए कुछ टाइम बाद ही उससे पास की जगह से एक छोटा सा लॉकेट मिलता है और उस लॉकेट को देखते ही एग्नेस उसे छुपाकर अपनी जेब में रख लेती है। यहाँ पर जब एग्नेस इन्वेस्टिगेट करती है तब उसे उस मरी हुई लेडी की जेब से एक लाइब्रेरी का कार्ड मिलता है और फिर इसके लिए एग्नेस अपने साथी पुलिस वाले को बाय बोलती है एंड वहाँ से सीधा उसी लाइब्रेरी के अंदर जाती है। लाइब्रेरी आकर उसे रिसेप्शन पर जो लेडी मिलती है वो उस लेडी से उस लाइब्रेरी कार्ड के बारे में पूछती है, बट वो लेडी उस कार्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाती है। और फिर इसके लिए एग्नेस सीधा लाइब्रेरी के अंदर जाती है एंड वहाँ पर जाकर चीजों को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। लेकिन इसी लाइब्रेरी के अंदर वो यहाँ के लाइब्रेरियन से भी मिलती है। इन सब चीजों के बाद ही एग्नेस सीधा अपने ऑफिस जाती है एंड वहाँ पर जाकर वो अपने सीनियर ऑफिसर से मिलती है। यहाँ पर अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने के बाद ही वो एग्नेस को बताता है कि अभी जिस मर्डर मिस्ट्री केस के ऊपर एग्नेस काम कर रही है उसी केस पर हेल्प करने के लिए एक दूसरी ऑफिसर आई है और ये ऑफिसर बेसिकली FBI से होती है जिनका नाम होता है एजेंट विडाल। एंड उनके बारे में बताते हुए एग्नेस का सीनियर उससे कहता है कि अब से इस केस के ऊपर एग्नेस और एजेंट विडाल दोनों मिलकर काम करेंगे। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एग्नेस और एजेंट विडाल एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन एक दूसरे को हेट करने के बावजूद भी उन्हें साथ में बैठकर केस को डिस्कस करना पड़ता है। अब इन सबके बाद ही एग्नेस जैसे अपने ऑफिस से निकलती है वैसे ही वो अपने जान पहचान वाले एक स्टोर के पास जाती है एंड ये जो स्टोर वाला बंदा होता है वो बेसिकली पुरानी चीजों को खरीद कर उसके लिए अच्छे दाम देता है। यहाँ पर अगर एग्नेस उस आदमी को वही लॉकेट दिखाती है जो लॉकेट उसे मर्डर स्पॉट पर मिला था एंड इस लॉकेट को देखकर वो स्टोर वाला एग्नेस को बताता है कि ये लॉकेट आज से काफी साल पुराना है। ये सब जानकर एग्नेस अपने घर आ जाती है, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तब उससे मिलने के लिए कुछ टाइम बाद ही एजेंट विडाल आती है, यानी कि वही FBI एजेंट। एग्नेस उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और उसके साथ बैठकर बातें करती है। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं वैसे एग्नेस इस बात को नोटिस करती है कि उसे अपने घर के ऊपर वाले कमरे से खटर पटर की आवाजें आ रही है एंड इसलिए वो देखने के लिए जैसे ऊपर जाती है वैसे उसे पता लगता है कि उसके घर में कोई चोर घुस गया है जो कि चोरी कर रहा है। एग्नेस को देखकर वो चोर वहाँ से भागने लगता है और इसीलिए एग्नेस भी अपने घर से निकलकर उसका पीछा करने लगती है। और फिर जो वो चोर होता है वो अचानक से एक गाड़ी के सामने आ जाता है जिस वजह से उसे टकराकर वो नीचे गिर जाता है एंड इसीलिए एग्नेस उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़कर सीधा अपने पुलिस स्टेशन ले आती है ताकि वो उससे पूछताछ करके पता कर सके कि वो क्या चोरी करने आया था। यहाँ पर एग्नेस उस चोर से पूछताछ कर रही होती है एंड इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर एग्नेस के साथ ही एजेंट विडाल भी होती है जो कि बाहर खड़ी होती है। यहाँ पूछताछ में एग्नेस उससे पूछती है कि आखिर वो क्या ढूंढने आया था, जिस पर वो चोर एग्नेस को बताता है कि वो उसके घर में रोड ढूंढने आया था। अब मैं आपको बता दूं कि जिसे इंग्लिश में द रोड कहा गया है उसी को हिंदी डबिंग के अंदर डगर कहा गया है एंड इसलिए चोर एग्नेस को बताता है कि वो उसके घर डगर ढूंढने आया था। और वैसे ये डगर क्या है इसके बारे में आपको आगे पता लगेगा। अब हालांकि इन सब के बाद ही एग्नेस उस चोर को उसी मरी हुई लड़की की फोटोज दिखाती है एंड उससे पूछती है कि वो उस मरी हुई लड़की के बारे में क्या क्या जानता है। बट उन फोटोज को देखकर वो चोर उससे कहता है कि ये फोटो किसी मरी हुई लड़की की नहीं है बल्कि ये सारी फोटोज तो बाग बगीचे की है। बट ये सुनकर एग्नेस जैसे उन फोटोज को दोबारा देखती है वैसे वो भी ये नोटिस करती है कि वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जो फोटोज कुछ टाइम पहले उसे मरी हुई लड़की की लग रही थी वो सारी फोटोज असल में फूल पत्तियों की होती है। ये देखकर एग्नेस को कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन फिर इसके बाद एग्नेस को ये भी पता लगता है कि अपने सामने की जिस दीवार को वो शीशा समझ रही थी असल में वो एक दीवार है एंड उसके ऊपर एक बड़ी सी पेंटिंग है। अब ये सारी चीजें एग्नेस को परेशान करने लगती हैं। लेकिन फिर इसके बाद एग्नेस ये देखती है कि उसके सामने जो लड़का बैठा था वो अचानक से ही लैटिन भाषा में कुछ कहने लगा, बट वो सुनकर एग्नेस को कुछ भी समझ नहीं आता एंड इसीलिए वो उसे हथकड़ी पहनाकर अंदर अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद एग्नेस को कुछ चीजों पर शक होता है एंड इसीलिए वो जिस मरी हुई लड़की के केस पर काम कर रही होती है उसे कंफर्म करने के लिए वो सीधा उसकी डेड बॉडी के पास जाती है। वहाँ पर आकर वो उसके पैरों की तरफ देखती है एंड अगर आपने नोटिस करा तो हॉस्पिटल्स के अंदर अक्सर जो डेड बॉडीज होती हैं उनके पैरों में ऐसे छोटे से स्टिकर्स बांध दिए जाते हैं
और इन्हीं स्टिकर्स के ऊपर मरने वाले की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। सो जब एग्नेस इसी स्टिकर के पास आती है तब वो ये देखती है कि उस स्टिकर के ऊपर अचानक से वांडा मैक्सिमोफ लिखा हुआ गया है। अब ये देखकर एग्नेस ये सोचने लगती है कि आखिर ये किसका नाम हो सकता है, लेकिन वो इस बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर एजेंट विडाल आती है एंड वो एग्नेस से कहने लगती है कि वो डायन अब जा चुकी है और वो अपने जाने के साथ ही डार्क होल्ड को भी ले गई थी, लेकिन उसने जाने से पहले तुम्हें अपने जादू में फंसा दिया था। अब ये सारी बातें सुनकर एग्नेस को सारी सच्चाई याद आने लगती है एंड इसीलिए वो धीरे धीरे करके अपनी ड्रेसेस उतारने लगती है। बट तभी वो नोटिस करती है कि उसके सारे कपड़े अचानक से बदलने लगते हैं एंड फिर देखते देखते वो अपने उसी फॉर्म में आ जाती है जिस फॉर्म के अंदर हमने उसे वांडा विजन सीरीज के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में देखा था, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट वाले फॉर्म के अंदर। इसके बाद ही हमें देखते हैं कि एग्नेस यानी कि अगाथा हार्कनेस अपनी आंखें खोलती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसे पता लगता है कि अब वो रियलिटी में आ चुकी है। रियलिटी में आते ही वो देखती है कि वो बहुत टाइम से अपने घर के अंदर है एंड वो अब तक जो भी लाइफ जी रही थी वो सब कुछ वो अपने सपने में जी रही थी। अब अगाथा हार्कनेस को जैसे ये सब पता लगता है कि वो जिस भी लाइफ को जी रही थी वो सारी रियलिटी झूठी थी, तब इस बात को जानते उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो चिल्लाते हुए अपने घर के बाहर आती है। घर के बाहर आती वो अपने पड़ोसी को देखती है एंड इसीलिए वो उससे बात करने आती है, लेकिन जैसे वो अपने पड़ोसी के पास आती है वैसे उसे पता लगता है कि असल में उसका पड़ोसी वही पुलिस ऑफिसर है जिसके साथ ही वो लड़की के मर्डर स्पॉट पर गई थी। वो अपने उस पड़ोसी से पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और वो यहाँ पर कब से रह रही है। ये सुनकर उसका पड़ोसी उसे बताता है कि वो यहाँ पर 3 सालों से रह रही है एंड वो यहाँ पर रहने के दौरान बहुत ही अजीब हरकतें करती है और अभी बीते कुछ दिनों से तो वो चोर पुलिस भी खेल रही थी, जिसमें वो बेसिकली अपने आप को पुलिस वाली समझती थी और हम सारे पड़ोसियों को अपना साथी समझती थी। इसके आगे उसका पड़ोसी अगाथा हार्कनेस को बताता है कि हमें लगता था कि आपके दिमाग की हालत थोड़ी सी खराब है और इसीलिए आपको ये सब करने में बहुत मजा आता है और इसी रीजन की वजह से हम में से किसी ने भी आपको कभी नहीं रोका और हम लोग भी आपके खेलों में आपका साथ देते थे। अब ये सुनकर अगाथा हार्कनेस को बहुत गुस्सा आता है और वो ये समझ जाती है कि उसे आज से 3 साल पहले वांडा ने अपने मैजिक के अंदर फंसाया था, इसीलिए वो 3 सालों से यहाँ पर रहकर पागलों जैसी हरकतें कर रही है। इसके बाद ही हमें देखते हैं कि अगाथा के बाकी पड़ोसी भी उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे देखने आते हैं, लेकिन जैसे अगाथा अपने सारे पड़ोसियों को देखती है वैसी वो इस बात को नोटिस करती है कि असल में उसकी इमेजिनरी दुनिया के अंदर वो जिन भी कैरेक्टर्स को देखती थी वो सब असल में उसके पड़ोसी थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका साथी पुलिस वाला उसका पड़ोसी था, एक दूसरा पड़ोसी उसका सीनियर ऑफिसर था, उस पड़ोसी की वाइफ को हमने लाइब्रेरी के रिसेप्शन पर देखा था और तो और वो आदमी जो कि पुरानी चीजों के स्टोर को चलाता था वो भी अगाथा का एक दूसरा पड़ोसी था। अब अगाथा का वो पड़ोसी जो कि उसे सारी बातें बता रहा होता है वो उससे कहता है कि मिस एग्नेस आप परेशान ना हो और शांत हो जाएं। बट ये सुनकर अगाथा उससे कहती है कि उसका नाम एग्नेस नहीं बल्कि अगाथा है। ये बोलकर अगाथा अपने घर के अंदर आती है एंड वो सबसे पहले अपने मैजिक को यूज करके देखती है ताकि वो ये जान सके कि उसकी पावर्स उसके पास है या फिर नहीं, लेकिन अगाथा को ये पता लगता है कि वो किसी भी मैजिक को यूज नहीं कर पा रही है, जिसका मतलब वांडा ने उसकी सारी पावर्स छीन ली थी। अब ये सब सोचकर अगाथा बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही अगाथा को एक रूम से कुछ आवाजें आती है और इसीलिए आवाज सुनकर वो जैसी रूम को खोलती है वैसी वो देखती है कि उसने उस रूम के अंदर उसी चोर को बांध कर रखा है जो चोर उसके घर में चोरी करने आया था। और वैसे अगाथा को ये लगा था कि उसने उसे अरेस्ट कराए, लेकिन असलियत में उसे उसने रस्सी से बांधकर अपने घर में रखा था और इसीलिए उसे देखकर अगाथा ये समझ जाती है कि असल में जिसे वो गिरफ्तारी समझ रही थी वो एक्चुअल में किडनैपिंग थी, क्योंकि इस तरह से किसी को बांधकर अपने घर में रखने को किडनैपिंग ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगाथा कुछ और समझती है कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि अचानक से उसके घर का दरवाजा बहुत जोर से टूटता है और उस दरवाजे को तोड़कर कोई उसके घर में घुसता है। उसे देखकर हम ये जानते हैं कि वो FBI की एजेंट डिवास होती है, लेकिन यहाँ पर उसने भी बिल्कुल अलग कपड़े पहने होते हैं, जिसका मतलब ये भी इन रियलिटी कोई दूसरी कैरेक्टर है। वो यहाँ पर आते ही जैसे अगाथा को देखती है वैसे वो उस पर हमला कर देती है और फिर यहाँ पर इन दोनों की बातचीत से हमें पता लगता है कि असल में वो भी अगाथा की तरह एक डायन है और ये दोनों आज से बहुत साल पहले साथ में रहा करते थे। लेकिन जब अगाथा को डार्क होल्ड बुक मिली तब उसे पढ़कर वो और ज्यादा पावरफुल बन गई और इसीलिए फिर अगाथा अपनी अलग रास्ते पर निकल गई। अब इन सब के बाद अगाथा और वो दूसरी विच दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन फाइट करने के दौरान ही वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को जान से नहीं मार सकता है, क्योंकि ऐसा करना अलाउड नहीं है। अब वैसे ऐसा क्यों है और एक डायन दूसरी डायन को क्यों नहीं मार सकती है ये हमें आगे ही पता लगेगा। लेकिन फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर लड़ने के बाद ही अगाथा उससे कहती है कि अभी असल में उसके पास उसकी पावर्स ही नहीं है और इसीलिए ये लड़ाई बराबरी की नहीं है एंड इसीलिए अगाथा उससे कहती है कि पहले उसे उसकी पावर्स हासिल करनी होगी और जब अगाथा अपनी पावर्स हासिल कर लेगी तब वो उसका सामना करेगी। ये बात सुनकर वो दूसरी विच अगाथा की बात मान लेती है एंड वो अगाथा से कहती है कि ठीक है वो उसे नहीं मारेगी, बट वो अगाथा के बारे में सेलम 7 को बताएगी, जिसके बाद ही सेलम 7 आज रात को उसके पास आएंगे और उसे खत्म कर देंगे। अब वैसे दोस्तों ये सेलम 7 भी क्या है इस बारे में हमें आगे ही पता लगेगा, क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर कई जगह काफी सारी मिस्ट्रीज छुपी हैं और मेरे ख्याल से वो सारी मिस्ट्रीज इस सीरीज के एंड तक ही पता लगेंगी। अब सेलम 7 की बात करके वो दूसरी विच वहाँ से चली जाती है और उसके वहाँ से जाने के साथ ही पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके बाद ही शुरुआत होती है एपिसोड 2 की और सेकंड एपिसोड के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि सेलम 7 की बात सुनने की वजह से अगाथा हार्कनेस बहुत ज्यादा डर चुकी होती है एंड इसीलिए अगाथा जल्दी से तैयार होकर घर से निकलने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो इस जगह से
बहुत दूर चली जाए और सेलम 7 उसे कभी ना ढूंढ पाए। लेकिन जब वो तैयार हो रही होती है तभी हम ये देखते हैं कि जिस लड़के को अगाथा ने बांध कर रखा था वो अपनी जगह से खड़ा होता है और दीवार की मदद से अपनी मुंह की पट्टी को खोल लेता है। एंड फिर इसके बाद ही वो लड़का अगाथा से कहता है कि वो उसे विचेस रोड पर ले जाए, जिसे हिंदी में डायन डगर कहा गया है। अब डायन डगर के बारे में सुनते ही अगाथा थोड़ी सी हक्का बक्का हो जाती है। एंड फिर इसीलिए वो जल्दी से उस लड़के के पास आती है एंड उसके मुंह की पट्टी को पूरी तरह से हटाकर उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कह रहा था। जिस पर वो लड़का फिर से उसे बताता है कि वो अगाथा के साथ डायन डगर पर जाना चाहता है। लेकिन अगाथा उससे कहती है कि डायन डगर जैसा कुछ नहीं होता है। पर ये सुनकर वो लड़का अगाथा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक विच डायन डगर के बारे में कभी नहीं बताएगी, और इसीलिए वो जानता है कि अगाथा उससे झूठ बोल रही है। एंड इन रियलिटी वो डायन डगर के बारे में सब कुछ जानती है, क्योंकि वो खुद भी एक विच है। इसके आगे वो बताता है कि वो जानता है कि डायन डगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर हम उस रास्ते के अंत तक पहुँच जाएं तो वो डायन डगर हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम चाहते हैं। इसके साथ ही वो लड़का अगाथा को ये भी बताता है कि उसने असल में इन सारी चीजों के बारे में बहुत पढ़ाइयाँ करी है और इसीलिए उसे इन सारी चीजों के बारे में पता तो सब कुछ है, लेकिन उसके पास विचेस जैसी पावर्स नहीं है। बट अब वो ऐसी पावर्स भी हासिल करना चाहता है और इसीलिए वो डायन डगर जाएगा। पर ये सुनकर अगाथा उससे कहती है कि डायन डगर बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, इसीलिए वहाँ जाकर उस लड़के की मौत भी हो सकती है। लेकिन वो लड़का अगाथा से कहता है कि वो नहीं डरता और उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए वो डायन डगर जाकर ही रहेगा। यहाँ पर अगाथा उसे ये भी पूछती है कि वो उसके बारे में कैसे जानता है, जिस पर वो अगाथा को बताता है कि उसने अगाथा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है एंड इसीलिए वो ये भी जानता है कि वो सेलम शहर की विच है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो लड़का अगाथा से ये भी कहता है कि वो जानता था कि उसे स्कारलेट विच ने अपने मैजिक के अंदर फंसा रखा है एंड इसीलिए उसी ने अपने नॉलेज की मदद से अगाथा को वांडा मैक्सिमोफ के जादू से आजाद करवाया था। अब अगाथा को जैसे ये पता लगता है कि उसे वांडा के मैजिक से उस लड़के ने आजाद करवाया है, वैसे वो उससे कहती है कि जब वो स्कारलेट विच जैसी पावरफुल विच के मैजिक को भी तोड़ सकता है तो उसे और किसी ताकत की क्या जरूरत है। बट वो लड़का अगाथा से कहता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही है, नॉलेज के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ना तो दूसरी विचेस की तरह हवा में फ्लाई कर सकता है, ना ही कोई ब्लास्ट कर सकता है और ना ही किसी तरह का जादू कर सकता है। और इसीलिए वो डायन डगर तक जाना चाहता है ताकि उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। अब ये सब बोलने के बाद ही वो लड़का अगाथा से कहता है कि डायन डगर तक जाकर मुझे तो मैजिकल पावर्स चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी पावर्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम भी अपनी पावर्स को खो चुकी हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डायन डगर तक ले जाओ ताकि हम दोनों मिलकर पावर्स को हासिल कर सकें। अब उस लड़के की इन सारी बातों को सुनने के बाद ही अगाथा उससे कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है। पर ये बात सुनकर जैसे ही वो लड़का अगाथा को अपना नाम बताता है वैसे अगाथा को उसका नाम सुनाई नहीं देता है और अगाथा को देखने से ऐसा लगता है कि किसी ने उसका मुंह सिल दिया है। ये देखकर अगाथा उसके पास आती है और एक बार फिर से उसका नाम पूछती है, लेकिन इस बार भी बिल्कुल पहले जैसा ही होता है और इसीलिए अगाथा उसका नाम सुन नहीं पाती है। इसके बाद अगाथा उस लड़के को लेकर बाहर आती है एंड वो उससे कहती है कि वो उसे डायन डगर तक लेकर जाएगी, लेकिन डायन डगर तक जाना आसान नहीं है और वहाँ पर जाने के लिए कोई भी अकेला काफी नहीं है और इसीलिए अगर डायन डगर तक जाना हो तो वहाँ पर पूरी टोली के साथ जाना पड़ता है। लेकिन अगाथा ये बताती है कि उसकी टोली की बाकी सारी डायने मर चुकी है एंड इसीलिए अब उसे एक नई टोली बनानी पड़ेगी, यानी कि डायनों की नई टीम। अब इसके बाद अगाथा ये फैसला करती है कि अब वो सीधा दूसरी डायनों को ढूंढेगी और उससे मिलकर अपनी टीम बनाएगी, यानी कि डायनों की टोली। और फिर इसके लिए वो उस लड़के के साथ सबसे पहले एक डायन के पास जाती है जो कि अपनी एक दुकान में भविष्य बताने का काम करती है। यहाँ पर जब अगाथा उस लड़के के साथ आती है तब हमें पता लगता है कि वो दूसरी डायन कुछ ही टाइम में अगाथा के बारे में सब कुछ जान जाती है। फिर इसके बाद अगाथा उस दूसरी विच से कहती है कि वो जानती है कि वो यहाँ पर बहुत बुरी हालत में है एंड उसे पैसों की भी बहुत तंगी है और इसीलिए वो उसे ऑफर देती है कि वो उसके साथ डायन डगर पर चले, क्योंकि डायन डगर पर जाकर न सिर्फ उसे उसकी पावर्स वापस मिल जाएंगी बल्कि उस दूसरी विच की पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसके बाद वो जो चाहे वो कर सकती है। अब वैसे तो अगाथा की डील को सुनकर वो दूसरी विच उसे मना करती है एंड वो उससे कहती है कि डायन डगर पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगाथा उसे अपना एड्रेस देती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरा प्लान सही लगे तो शाम को मेरे घर पर आ जाना। लेकिन हाँ, जाने से पहले अगाथा उससे कहती है कि वो उसे उन विचेस के बारे में बताए और उनका नाम लिख कर दे जिनके साथ मिलकर वो अपनी टोली को तैयार कर सकती है। एंड फिर वो विच वैसा ही करती है और वो अगाथा के लिए एक पर्ची पर कुछ विचेस के नाम लिख देती है। अब इन सब के बाद अगाथा वहाँ से निकल जाती है और अपनी कार से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले उसे कौवे की आवाज आती है और फिर इसीलिए वो जैसी मुड़कर देखती है वैसे उसे ऊपर की तरफ एक कौवा बैठा हुआ दिखता है। पर अगाथा उस कौवे को बड़ी हैरानी से देखने लगती है, लेकिन फिर तभी वो लड़का अगाथा को बुलाता है और वो उससे दूसरी विचेस के पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद अगाथा दूसरी विच के पास जाती है जो विच बेसिकली एक ऑर्गेनिक ज्वेलरी की शॉप चला रही होती है और यहाँ पर आकर अगाथा उसे भी अपनी डील समझाती है एंड उसे अपना एड्रेस देकर चली जाती है। लेकिन फिर इसके बाद अगाथा उस लड़के के साथ कहीं पर खाने के लिए रुकती है, बट जहाँ पर बैठकर वो दोनों खा रहे होते हैं वहाँ पास में एक चूहा आता है और अगाथा जिस तरह से उस कौवे को घूर कर देख रही थी वो ठीक उसी तरह से चूहे को भी घूर कर देख रही होती है, यानी कि हो ना हो यहाँ पर भी कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर छुपी है। और फिर इन सब के बाद अगाथा उस लड़के के साथ सीधा एक स्टोर में जाती है, क्योंकि इसी स्टोर के अंदर उनकी तीसरी डायन काम कर रही होती है एंड फिर इसीलिए यहाँ पर उससे मिलकर वो लोग उसे भी डील समझाते हैं और उसे भी आने के लिए एड्रेस देते हैं। इसके बाद अगाथा लड़के के साथ गाड़ी से अपने घर वापस आ रही होती है, लेकिन वापस आते हुए वो उस लड़के से कहती है कि आखिरकार वो कहाँ से बिलोंग करता है और उसका घर कहाँ पर है। ये सुनकर वो लड़का अगाथा को अपने बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन पहले की तरह इस बात भी अगाथा उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाती है, क्योंकि वो अपने बारे में जो भी बताता है वो बातें अगाथा को सुनाई नहीं देती है। इसके बाद अगाथा इस बात को जानने की कोशिश करती है कि क्या वो सिर्फ उस लड़के की आवाज को नहीं सुन पा रही या उसे किसी की आवाज नहीं आ रही। एंड इसी बात को चेक करने के लिए वो कार के वॉल्यूम को बढ़ा देती है, जिससे कि उसे कार का म्यूजिक सुनाई देने लगता है और फिर यहीं से
अगाथा को ये बात क्लियर हो जाती है कि उसके बगल में बैठा हुआ लड़का जब भी उसे अपने बारे में बता रहा है तब अगाथा उसके बारे में किसी बात को नहीं सुन पा रही है, क्योंकि शायद से हो ना हो कोई तो ऐसा स्पेल है जो कि उसे ये सब जानने से रोक रहा है। इसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं एंड फिर शाम होते हम ये देखते हैं कि वो तीनों विचेस जिन्हें अगाथा ने बुलाया था वो तीनों उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर पहुंचकर वो विच जिसने सबके नाम लिख कर दिए होते हैं वो अगाथा से कहती है कि यहाँ पर हम में से अभी भी एक मिसिंग है और जो विच मिसिंग है उसका नाम है मिसेस हार्ट। इसके बाद अगाथा मिसेस हार्ट को भी लेने के लिए बाहर जाती है एंड हमें पता लगता है कि मिसेस हार्ट उसके घर के पास में रहती है। लेकिन जब अगाथा उससे बात करती है तब हमें पता लगता है कि असल में उसे याद ही नहीं है कि वो एक विच है। शायद से ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वांडा के मैजिक की वजह से वो भी अपने बारे में भूल गई हो। लेकिन यहाँ पर अगाथा उसे अपने साथ ले जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसके घर चले क्योंकि उसने अपने घर में पार्टी रखी है। अब इसके बाद ही हमें देखते हैं कि अगाथा के घर में पांचों विचेस इकट्ठा होती है एंड फिर वो पांचों डिस्कस करती है कि अगर उन्हें गड्ढा तक जाना है तो उस गड्ढा तक जाने के लिए उन्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा और उस दरवाजे को खोलने के लिए वो लोग एक गाना गाने लगती हैं। बट हालांकि इसी टाइम पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि बाहर पूरी तरह से रात हो चुकी होती है और इसीलिए वही होता है जिस बात का डर था, यानी कि सेलम 7 अगाथा के घर के बाहर पहुंच जाती हैं एंड वो धीरे धीरे करके घर की तरफ अंदर आने लगते हैं। अगाथा के घर में जो लड़का होता है वो इस बात को नोटिस कर लेता है एंड वो देख लेता है कि सेलम 7 अगाथा के घर में आ रहे हैं और अगर वो अंदर आ गए और उन्होंने अगाथा को पकड़ लिया तो वो अगाथा को जान से मार देंगे। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अगाथा और उसके साथ की बाकी सारे विचेस का गाना पूरा हो जाता है एंड इसीलिए उनके गाने के पूरे होते ही जहाँ पर वो खड़े होते हैं वहीं पर नीचे डगर तक जाने तक का द्वार खुल जाता है और फिर इसके लिए वो सब उस द्वार को ओपन करते हैं एंड ओपन करते हम ये देखते हैं कि वहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं जिन सीढ़ियों की मदद से डगर तक जाया जा सकता है। इसके ठीक बाद ही वो लड़का चिल्लाते हुए पीछे से आता है एंड वो अगाथा और बाकी सारी विचेस को ही बताता है कि सेलम 7 बाहर आ चुकी है और अब वो धीरे धीरे करके घर के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इस द्वार के अंदर जाना होगा। और फिर ये बोलकर वो अंदर घुस जाता है एंड फिर इसके बाद ही हमें देखता है कि बाकी सब भी धीरे धीरे करके द्वार के अंदर आ जाते हैं और आखिर में अगाथा भी उसके अंदर चली जाती है। लेकिन तब तक सेलम 7 वहाँ पर पहुँचने वाले होते हैं बट उनके पहुँचने से ठीक पहले अगाथा उस द्वार को बंद कर देती है और फिर जब वो द्वार को बंद करती है तो सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा टाइम चलने के बाद ही हमें नोटिस करते हैं कि अगाथा और उसके सारे साथी डायन डगर के सामने आ जाते हैं एंड इसीलिए डायन डगर को देखकर उन सबको बहुत खुशी होती है और फिर डायन डगर पर जाने के लिए वो सभी अपने जूतों को उतारते हैं और धीरे धीरे करके डगर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर इसके साथ ही एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। सो दोस्तों यही थी वीडियो अगाथा ऑल अलोंग सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स के ऊपर। वैसे आप